बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मैं हूं मिर्ज़ा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज़ के नाज़रीन को खुश आमदीद कहता हूं। आपको पता है कि फ़ुटबॉल का आलमी मेला तो ख़त्म हो चुका है और चैम्पियन की हैसियत से जिस तरह परफॉर्मेंस दी है स्पेन की टीम ने, अब तक उसकी बाज़गश्त जारी है और जो शानदार इस्तकबाल हुआ स्पेन का वतन वापसी पर और मैड्रिड में लाखों लोग सड़कों पर निकल आए और जिस तरह स्पेन के बादशाह ने टीम का इस्तकबाल किया और जो इनामात खिलाड़ियों को मिले वो भी अगर उनकी ज़िक्र किया जाए तो वो भी बेशुमार इनामात मिले। बहुत सारी चीज़ें फ़ुटबॉल वर्ल्ड कप के हवाले से और अर्जेंटाइन ने जो अपनी साख बनाई थी वो रफ़ प्ले और दीगर चीज़ों की कंट्रोवर्सीज़ की वजह से जब प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी हो रही थी तो अपना मुंह दूसरी तरफ करके खड़े हुए थे अर्जेंटाइन के खिलाड़ी, तो वो सारी उनकी जो रेपुटेशन थी वो खाक में मिल गई। बहुत सारी चीज़ें जिन पर हम डिस्कस करेंगे क्योंकि वर्ल्ड कप तो ख़त्म हो चुका है, लेकिन उसके बाद के जो इवेंट्स हुए उन पर भी डिस्कस करेंगे। और हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं पाकिस्तान के साबिक इंटरनेशनल फुटबॉलर शामिर के जो हमारे प्रोग्राम में आते हैं और शामिर से हम उनकी जो है वो माहिराना राय मालूम करते हैं और उनके साथ मौजूद हैं ज़ैगम अब्बास साहब। सिलसिले का आगाज़ करते हैं शामिर से। शामिर बताइए, औरंगज़ेब शामिर, ठीक है, औरंगज़ेब शामिर, ये बताइए कि अब वर्ल्ड कप तो ख़त्म हो चुका है लेकिन जो बाज़गश्त जारी है, जिस तरीके से अर्जेंटाइन की टीम पर तनकीद हो रही है और जो इस्तकबाल हुआ, एक तरफ खुशी थी एक तरफ गम था ओवरऑल, और फिर यमीन लमाल उसकी भी स्टोरीज बहुत गर्दिश कर रही हैं, ओवरऑल आप कैसे देखते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा इकबाल साहब, आपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। हमने पूरे वर्ल्ड कप में अपने ज़ाती तौर पर तज़किया किए, आपने भी माशाल्लाह बहुत ही अच्छा इनपुट दिया और बहुत से ऐसी चीज़ों को आपने भी हाईलाइट किया जो आपने नोटिस किया सोशल मीडिया में और कप को आपने एक बेहतरीन एंकर की हैसियत से इस प्रोग्राम को पूरा हमारे साथ दिया और हमें मौका फराहम किया, तो शुक्रगुजार हूँ आपका। स्पेन की टीम ने जो फाइनल खेला, देखें हमने और आपने जो प्रेडिक्शन दिए थे, आप लास्ट प्रोग्राम के आप क्लिप भी चला कर देख लेंगे तो हमने आपने बैठकर स्पेन को फेवरेट करार दिया था। इसकी वजह यह कि स्पेन ने 2-3 मैचेज ऐसे खेले हैं दुनिया फुटबॉल को बिल्कुल हैरान करके भी। पुर्तगाल के अगेंस्ट, फ्रांस के अगेंस्ट जो स्पेन ने फुटबॉल पेश किया उससे वाज़े तौर पर नज़र आ रहा था कि स्पेन की टीम अर्जेंटीना को ओवरकम करेगी, अनलेस अर्जेंटाइनन टीम जो उनका टैक्टिक्स रहा है, फाउल प्ले, जैसे कि फाइनल में हमने देखा, बॉडी प्ले, फिजिकल कॉन्टैक्ट, डिस्टर्ब करना, रेफरी का अटेंशन डाइवर्ट करना, आपने देखा वो स्पेन के प्लेयर को फाउल करने के बाद जब वो ग्राउंड पे लेटे हुए उसके बावजूद भी पेरेडेस ने पुश करके डेनियल ओल्मो को पुश किया और वही प्लेयर, मैं कहता हूँ पेरेडेस अर्जेंटीना के मिडफील्डर हैं, ये मैच के अंदर रेड कार्ड इनको रेफरी को अवार्ड करना चाहिए, लेकिन वही नरम गोशा इख्तियार किया हुआ था रेफरी ने, सिल्वेनियन रेफरी ने बिल्कुल नरम गोशा। रेड कार्ड किसको दिया था? रेड कार्ड आफ्टर मैच पेरेडेस को ही दिया था। मैंने पूरे अर्जेंटीना की टीम को, मैं पूरे 11 साइड को ब्लेम नहीं दूंगा, लेकिन 2 से 3 ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने अर्जेंटीना की टीम को पूरा बदनाम करके रख दिया। पेरेडेस सारे फेरिस्त थे, मैच के बाद उनको रेड कार्ड शो किया और डिसिप्लिन कमेटी अब इसके पाबंदी का भी तयन कर रही है। ठीक है, आप कैसे देखते हैं ज़ैगम साहब कि स्पेन की टीम पूरे टूर्नामेंट में सिर्फ एक ही गोल हुआ स्पेन पर अगर आप देखें, और स्पेन की परफॉर्मेंस जो थी बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी, जैसे वो आए, हालांकि जब टूर्नामेंट शुरू हुआ था तो उनको कोई इतना फेवरेट करार नहीं दे रहा था, लेकिन जो स्पेन की परफॉर्मेंस रही, फ्रांस आउट हो गया, फिर इसके अलावा अर्जेंटीना जो है वो बाहर हो गया, इंग्लैंड, बहुत सारी टीमें, आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल सही है, इसलिए कि ये जो यूरोपियन टीमें होती हैं इसमें ख़ास करके जैसे ये स्पेन है, ज़ाहिर है कि इनका अपना ख़ास अंदाज़ होता है और क्योंकि ये साल साल लीग खेलते रहते हैं तो उसकी भी इनको खासा तजर्बा होता है और आपने देख लिया कि उन्होंने उसको अमली तौर पे साबित भी करके दिखा दिया कि क्या शानदार खेला है उसने। अगर आप देखा कौन से खिलाड़ी उनके जो थे आप बताएं कि जो बेहतर नजर आया? देखिए यमीन यमाल को मैं इसके अलावा पेड्रो ने भी बहुत अच्छा खेला और इसके फिर इनका जो रोडी, इनका जो कप्तान है जिसने बॉल भी लिए, गोल्डन बॉल भी लिए, तो देखें मतलब सारा उनका टीम का जो कम्बिनेशन था वो इतना शानदार था कि वाकई जिससे लग रहा था खेल का जो मतलब टोटली जितने जो शाकीन थे वो उसमें बिल्कुल हकबजानीब थे कि ये बिल्कुल एक तरफा, यानी जिसे कहते हैं वन साइडेड गेम हुआ और टोटली जो था। और इसकी वजह आपने देख ली कि बॉल पोजीशन ही देख लीजिए कि 68 और कहाँ 68% बॉल पोजीशन था और आपको पता है 12 ऑन टारगेट गोल पर थे, उनको टोटल 20 टारगेट थे। सही, मार्टिनेज जिससे एक्सपेक्ट किया रहा है पिछले वर्ल्ड कप में इसका भी लेकिन मार्टिनेज हीरो बन गए थे। अगर मार्टिनेज सीसा प्लाई दीवार की तरह खड़ा रहता, मैच के अंदर 4 से 5 गोल स्कोर स्पेनिश टीम कर चुके थे। दूसरी बात आपने कहा कि स्पेन की टीम
ये स्पेन का सडनली ये परफॉर्मेंस नहीं है। इन्होंने 2010 का भी वर्ल्ड कप जीता है, टीमों को आउटक्लास करके जीता है। एक ज़माने में टिकी टाका फुटबॉल जिसे कहते थे, बार्सिलोना 2010 का वहाँ साउथ अफ्रीका में हुआ था। बार्सिलोना देखे, बार्सिलोना के एकेडमी जॉन क्रूप नेदरलैंड के जो लेजेंड रह चुके हैं, उन्होंने बुनियाद डाली है। और यमीन लमाल 82 में एकेडमी की बुनियाद डाली है। वो 82 से दुनिया फुटबॉल को इन्होंने हैरत अंगेज तौर पर ऐसे जैसे 1 टच 2 टच 3 टच जैसे ब्राज़ील में जोगो बोलिटो का कहते हैं, वो शॉर्ट टच पासेस में वहाँ फाउंडेशन उन्होंने डाल दिया था। इस तरह के प्लेयर प्रोड्यूस किए जैसे जावी, इनेस्टा और आज रोड्रिगो जो गोल्डन बॉल क्या अवार्ड लेके हो रहे। रोड्रिगो हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे, जैसे हमने बात की थी कि लियोनेल मेसी को गोल्डन बॉल मिलना चाहिए एज कम्पेयर टू द रोड्री, लेकिन वहाँ पर कोचेस है, जर्नलिस्ट है, वो वोट देते हैं बाकायदा तौर पर गोल्डन बॉल या प्लेयर ऑफ द ईयर। एक्सेप्ट वो जो गोल स्कोर करते हैं, गोल्डन बूट हो तो उसको तो इंडिस्प्यूटेबली वो डिसाइड करने की जरूरत नहीं है। 10 गोल एम्बापे ने किया, उसको मिल गया। लेकिन ये टेक्निकल चीजें होते हैं, वहां पर जो है कोचेस जर्नलिस्ट वोट देते हैं। उन्होंने रोड्री को वोट दिया। हम तो यहाँ अपने पैसे देख कर रहे थे कि हम तो ये बॉल जो है मेसी वन में मतलब जो बटन जो उठा के आए थे अर्जेंटीना की टीम को, जो गोल स्कोर कर रहे थे, उन्होंने 8 गोल भी स्कोर किए थे। तो हम ये देख रहे थे, हमने डिस्कस भी किया था कि लियोनेल मेसी को गोल्डन बॉल मिलना चाहिए, लेकिन माजी में हमने देखा है मोड्रिच को मिला, रनर अप रही है क्रोएशिया की टीम। फ्रांस के ज़ीडान को मिला, वो भी रनर अप रही थी 2006। लेकिन इस मरतबा विनर टीम को जो है गोल्डन बॉल भी दिया गया और यंग प्लेयर ऑफ द ईयर कुबार्सी को दिया गया। तीनों अवार्ड ये गोलकीपर का जो बेस्ट गोलकीपर का आप नहीं समझते मार्टिनेज को मिलना चाहिए? मार्टिनेज ने मैच के अंदर इकबाल बेग साहब बहुत ही अच्छे सेव किए, लेकिन यहाँ पर होता है क्लीन शीट। पूरे वर्ल्ड कप में स्पेन की टीम ने 1 गोल कंसीड किया, तो ये चीजें बिल्कुल देखते हैं और उसकी बुनियाद पर गोल्डन ग्लव्स का भी अवार्ड देते हैं। आप कैसे देखते हैं? मार्टिनेज ने बड़ी जबरदस्त गोलकीपिंग की, लेकिन उसके बावजूद ये कह रहे हैं कि क्लीन शीट जो है कंसिडर होती है, सिर्फ 1 गोल हुआ था स्पेन के खिलाफ। बिल्कुल सही है, यही हकीकत ऐसा ही है। इसलिए कि इसमें कोई शक नहीं है कि अगर आप वाकई कारकर्दगी के हिसाब से देखें तो ये जो गोल्डन ग्लव्स का जो हक बनता था वो मार्टिनेज का ही बनता था। लेकिन सही कह रहे हैं कि जब वो क्लीन शीट जब मिल जाती है कि 1 गोल पूरे टूर्नामेंट में सिर्फ एक गोल कंसीव किया है स्पेन ने, तो जाहिर है कि इसकी कारकर्दगी तो अपनी जगह पे एक हैसियत रखती थी और इसी की बुनियाद के ऊपर जो है उन्होंने जाहिर है कि गोल्डन ग्लव जो थे वो साइमन से दे गए, उनके जो गोलकीपर थे उनको। अच्छा, एक और चीज़ के इस्तकबाल आप देखेंगे, इसके बावजूद मैं देख रहा था अर्जेंटीना टीम का भी इस्तकबाल हुआ अर्जेंटाइन में। जाहिर सी बात है, फाइनल खेलने वाली टीम वतन वापस आ रही है और माजरत मेसी का आखिरी वर्ल्ड कप दीगर स्पोर्ट्स की तरह नहीं है। बस स्पोर्ट्स का नाम भी तो मेंशन नहीं करूँगा। अगर फाइनल भी हारते तो उनको जिस तरह वो कंडेम करते लोग, फाइनल खेलने वाली टीम का भी इस्तकबाल ऐसे ही होना चाहिए जैसे विनर का होना चाहिए। बेनो आयरेस में आपने देखा अर्जेंटीना का वो कैपिटल है, वहाँ पर किस तरह इस्तकबाल किया। और मैड्रिड में 2 मिलियन के करीब लोग जो है ना, वहाँ 20 लाख के करीब लोग सड़कों पर आ गए थे मैड्रिड शहर में, तब रेड स्ट्रीट भर गया था अपने हीरोज का इस्तकबाल करने के लिए। सेकेंड टाइम ये वर्ल्ड कप जीत रहे हैं। दुनिया की सेकेंड टॉप की लीग स्पेनिश ला लीगा जो कहलाई जाती है, और उसके जो है ना रिजल्ट आपके सामने है। $मिलियन का इन्वेस्टमेंट होता है। इंग्लिश प्रीमियर लीग नंबर 1 इंग्लिश प्रीमियर लीग नंबर 1 में है, स्पेनिश ला लीगा सेकंड पर है, जर्मन बुंडेसलीगा थर्ड पर है, और इसी तरह इटालियन सीरिया 4th नंबर पर है। अच्छा। और इसी तरह पोर्चुगीज लीग, फिर फ्रेंच लीग, इस तरह रेस्पेक्टिवली 6 लीग दुनिया के टॉप में। और इस मुल्क के जो क्लब हैं जिनको क्रेडिट देना चाहिए हमें, जहाँ लड़के प्रोड्यूस होते हैं, जहाँ से लड़के प्रोड्यूस होते हैं। अशरफ हकीमी की आपने मिसाल दी, वो भी रियल मैड्रिड के मराकश का जो है रियल मैड्रिड की अकेडमी से ग्रूम होकर निकले थे। बहुत से ऐसे खिलाड़ी है रियल मैड्रिड बार्सिलोना की अकेडमी से निकले हैं, लेकिन क्रेडिट गोज टू स्पेनिश क्लब बार्सिलोना एंड रियल मैड्रिड एंड एथलेटिको मैड्रिड, एथलेटिक बिल्बाओ। 4 क्लबों को सहरा जाता है जिन्होंने ऐसे अजीम प्लेयर दुनिया फुटबॉल में मुतारिफ करवाए। और स्पेन की टीम ने बिल्कुल आप कह सकते हैं तारीख में, ये मैंने जब से मैं अगर अपने लिहाज से गलत नहीं हूँ, जब से मैं 1986 से वर्ल्ड कप देख रहा हूँ, ये 1 साइडेड फाइनल था। हालांकि अर्जेंटीना की टीम इससे पहले जर्मनी के अगेंस्ट मैराडोना के दौर में 1 गोल से आ रही थी, लेकिन इस तरह रफ टैकलिंग, टफ टैकलिंग, बदतमीजी, इस तरह के कोई वाकयात पेश नहीं है। और जर्मन टीम ने भी, और अर्जेंटीना की उस वक्त की टीम ने बिल्कुल पेशेंटली हार को तस्लीम किया था। आप क्या समझते हैं, क्या वजह क्या है? फ्रस्ट्रेशन थी, क्या वजह थी जो अर्जेंटीना जो स्ट्रेटजी बना कर आया था? आप समझते हैं कि उस स्ट्रेटजी की वजह से कि उन्होंने कहा था कि रफ खेल खेलना है, जबकि काम एंड क्वाइट थे स्पेन के खिलाड़ी? बिल्कुल, देखिए एक तो उनकी पूरी कोशिश ये थी अर्जेंटीना की टीम की, क्योंकि उनको पता था कि उनका जो गोलकीपर मार्टिनेज है वो शानदार गोलकीपर और बहुत अच्छी कारकर्दगी पूरे टूर्नामेंट में दिखा चुका था। तो उनकी पूरी कोशिश थी कि किसी भी तरीके से इस मैच को जो है वो पेनल्टी पे ले जाए।
पूरी कोशिश उनकी यही थी, डिले टैक्टिक्स उन्होंने इस्तेमाल करी और बहुत कोशिश करी, लेकिन जाहिर है कि उनका जो कमाल उन्होंने ये कर दिया कि वो आखिर तक वो एफर्ट्स करते रहे और उसमें जाहिर है कि आखिरी वक्तों में वो कामयाब हो गए और उसने फेरन टोरस ने शानदार गोल मार दिया, उसने नमा भी देर नहीं लगाई कि बॉल को नेट में पहुंचाने वो पहले पास जो इनिशिएट किया यामीन यमाल ने, उसके बाद वो आगे। इस पर हम मजीद बात करेंगे। प्रोग्राम में एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर इंटरनेशनल फुटबॉलर औरंगजेब शामिर और फुटबॉल तज्जियाकार ज़ैगम अब्बास के साथ शो में आपको खुशामदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 के बाद जो होने वाले वाक़यात के हवाले से। जिस तरह से औरंगजेब शामिर, जिस तरह से इनामात मिले हैं स्पेन के खिलाड़ियों को, मैं देख रहा था कि माला माल हो गए वो तो। 700 मिलियन पाउंड जो डॉलर जो रेवेन्यू जनरेट किया फीफा ने इस वर्ल्ड कप में, तो इसमें से ये सारे 50 मिलियन जो डॉलर है स्पेन की टीम को दिए, 36 रनरअप को दिया, इसी तरह 50 मिलियन जो स्पेन को मिला, विनर को मिला। इसी तरह रेस्पेक्टिवली सारे जो पार्टिसिपेंट थे, किसी लास्ट कैटेगरी का 1.5 मिलियन हर टीम को मिले। इसके अलावा ट्रैवल एक्सपेंस वगैरह सारा कुछ इंडिविजुअल प्लेयर्स को भी डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। तो इस पर ये अभी मार्केटिंग के शोबे में फीफा ने रिकॉर्ड वर्ल्ड कप जो है इन्होंने तकरीबन कामयाब रहा है, ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट किया कंपेयर टू द लास्ट वर्ल्ड कप। और ये अब कुछ स्कैंडल सामने आए हैं कि ये जो है फाइनेंशियल इंटरेस्ट को जो तरजीह दे रहे हैं फुटबॉल के निस्बत, जियानी इन्फेंटिनो। ब्लैटर भी तो था, ला लीगा लग गए। हाँ बिल्कुल, वो तो उस पर साबित भी हो गया और उनको स्टेप डाउन भी करना पड़ा। ला लीगा के प्रेसिडेंट ने भी कहा कि इनको अनकरीब स्टेप डाउन करना चाहिए। फाइनेंशियल जो है वो कमर्शलाइजेशन की तरफ ज़्यादा चाह रहे हैं। इससे डोमेस्टिक फुटबॉल, ये क्लबों के जो डोमेस्टिक फुटबॉल है वो कह रहे हैं ज़्यादा मुतासर होगा, क्योंकि क्लब साल फुटबॉल खिलाते हैं और पैसा देते हैं। लेकिन प्लेयर को पैसा तो क्लब देता है, ये तो नेशनल ड्यूटी होता है और किसी का शौक होता है कि नेशनल टीम को रिप्रेजेंट करूँ। लेकिन तारीख में वही बातें लिखी जाती है जो वर्ल्ड कप में कोई प्लेयर परफॉर्म करता है। कितने बड़े खिलाड़ी हैं जो आज तक वर्ल्ड कप नहीं जीत सके, ना वर्ल्ड कप खेल सके, ऐसे भी खिलाड़ी हैं। तो आप क्रिस्टियानो रोनाल्डो को ले लें। क्रिस्टियानो रोनाल्डो वर्ल्ड कप जीते बगैर दुनिया फुटबॉल से रिजाइन करके चले गए। और भी ऐसे बहुत से खिलाड़ी डोमेस्टिक लीग में बहुत बड़ा नाम कमाते थे, माइकल ओवन, डेविड बेकम, वेन रूनी जैसे खिलाड़ी। और ब्राजील के बहुत से ऐसे खिलाड़ी है जैसे नेमार जूनियर है, रिटायर हो गए आज वर्ल्ड कप जीते बगैर। तो ये हसरत होती है यार, इंसान का एक ख्वाहिश होता है कि वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीत के फिर मैं इज्जत के साथ रिटायर हो जाऊं। आप क्या कहेंगे इस हवाले? बिल्कुल, इसलिए कि जाहिर है कि हर प्लेयर की कोशिश होती है कि वो अपने मुल्क के लिए जो है बड़े से बड़ा ये एजाज़ हासिल करे, लेकिन इसमें बहुत सारे प्लेयर जो हैं वो नाउमीद रह जाते हैं। जैसे अभी उन्होंने औरंगजेब ने बताया कि बड़े से बड़ा प्लेयर, ज़ाहिर है इसी तरीके से मैं तो हैरान होता हूँ इकबाल साहब, आप यकीन करें कि इटली जैसी टीम वो तो खेल ही नहीं रही वर्ल्ड कप, 4 दफ़ा की चैंपियन थी आलमी, और उनकी इटालियन सीरीज है कितनी मजबूत, क्वालिफाई नहीं कर सके 48 टीमों में भी। तो ये तो सेटबैक रहा। लेकिन बहरहाल ये ज़रूर है कि मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये वर्ल्ड कप जहाँ बहुत सारी अच्छी यादें छोड़ के गया, उसके साथ कुछ तलख यादें भी जो तकरीबन हर आदमी ने जो उसको जो है इसको रियलाइज़ किया कि खास करके रेफरीशिप के हवाले से बहुत पुअर नज़र आया फीफा। उस पर बात करेंगे रेफरीशिप पे, लेकिन आपने देखा बड़े बड़े खिलाड़ी आंखों में आंसू लिए हुए रुखसत हुए। क्रिस्टियानो रोनाल्डो, रोनाल्ड मेसी जैसे था। मेसी भी मतलब उनके दिल में असरत थी कि सेकंड टाइम भी वर्ल्ड कप जीतूंगा। तो एक तरह से आप कहते हैं वर्ल्ड फुटबॉल में मैराडोना के रिकॉर्ड को सरपास करेंगे, क्योंकि मैराडोना ने 86 में जीता है, 90 में रनर अप रहा। इसी तरह उन्होंने 2022 में जीता, 2026 में 90 में इटली में जो रनर अप, हाँ 90 में रनर अप रहा। 86 जो मैक्सिको में हुआ था वो हाथ से गोल किया, हैंड ऑफ गॉड का दौर था मैराडोना का, तो वो वर्ल्ड कप जीत गया और दूसरी मरतबा जो है नाकाम रहे। दूसरी बात इन्होंने इटालिया की टीम का मेंशन किया, पिछले 3 वर्ल्ड कप से क्वालिफाई नहीं करे। देखिए बुनियादी चीज़ें क्या होती है वहाँ पर 2010 से लेकर 12 के दरमियान बैंकरप्सी के मामला सामने आए। इटालियन सीरिया के क्लबों के यूवेंटस वगैरह के जो क्लब थे बैंकरप्सी में वो बिल्कुल मैच फिक्सिंग में भी वो बिल्कुल स्कैंडल इनके सामने आए थे और उनके क्लबों को रेलीगेट भी किया। इससे बहुत बड़ा असर पड़ा है। जब क्लबों के हवाले से बैंकरप्सी के इल्ज़ाम सामने आते हैं, दुनिया के जितने भी खिलाड़ी है तो अवॉइड करते हैं ऐसे नहीं वो स्पेनिश लीग और इंग्लिश प्रीमियर लीग और जर्मन लीग और पोर्चुगीज लीग को प्रेफर करेंगे बनस्बत इटालिया की फुटबॉल तब से जो है संभल नहीं पा रही है। अब उनके खिलाड़ी हैं लेजेंड ने पाउलो माल्दीनी है, पेप गार्डियोला बहुत ही मशहूर कोच है, माल्दीनी बड़ा जबरदस्त, पाउलो माल्दीनी आपको पता है बहुत ही बड़े लेजेंड रह चुके हैं और नामी ग्रामी डिफेंडर हैं। अब वो एक जिम्मेदार की हैसियत वर्बल एग्रीमेंट सुनने में आ रहा है कि इटालिया की टीम को कोचिंग के लिए पेप गार्डियोला जैसे प्लेयर जो स्पेनिश कोच है उनको ऑफर किया। कोचिंग का बड़ा अमल दखल है। इकबाल साहब देखे कुछ भी नहीं हुआ। जो मेरा पर्सनली जो तज्जिया है मुशाहिदा है, फाइनल अर्जेंटीना और स्पेन के दरमियान अगर फर्क था तो कोच का था। वो कोच ने
वो कहते हैं सेलिब्रिटीज़ को आउट प्ले कर दिया और सारा जो पोजीशन गेम होता है उसको डिक्टेट किया और सारे कोच के जो है जितने भी इंस्ट्रक्शन थे वो बिल्कुल फॉलो कर रहे थे। देखा आपने लामिन यमाल राइट साइड से अगर खेल रहे थे तो इनको उनकी पाबंदी थी कि आपने इस तरफ से इवन आपको सेंटर पे भी नहीं आना है। वहाँ डैनियल ओल्मो मौजूद है, फाबियन रूइज मौजूद है, आपने स्टेडियम प्लानिंग के साथ जीते और अर्जेंटीना की टीम के सामने प्लानिंग किया था इंग्लैंड की टीम ने कि इनको न्यूट्रलाइज किया जाए। उनके सिस्टम ने न्यूट्रलाइज करने की बात करने उनके सिस्टम ने लियोनेल मेसी को आइसोलेट करके रख दिया और बिल्कुल हेल्पलेस रह गए थे। लियोनेल मेसी तो जैसे कहते हैं कि बेगानी की शादी में अब्दुल्ला दीवाना नजर आया इस फाइनल मैच में। बहुत कम बढ़ के 7-8 मिनट के बाद पहला टच जो था लियोनेल मेसी को मिला। तो आप क्या समझते हैं कि मेसी की जो खामोश रहना, उसका एक्टिव ना होना फाइनल में और उसको पासेस ना मिलना, वो भी अर्जेंटीना की शिकस्त की एक बड़ी वजह? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इसलिए कि जो खेल की तवक्कात उससे थी, इसलिए कि मैं कहता हूं कि वाकई में बड़ा करिश्माती प्लेयर है, इसमें कोई शक नहीं कि 39 ईयर्स के में भी उसका जो माशाल्लाह से शानदार खेल है वो अपनी जगह पे, और उससे बहुत तवक्कात वाबस्ता थी फुटबॉल के शायकीन को। लेकिन वाकई उस दिन तो बिल्कुल ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कि उसको बिल्कुल बांध के रख दिया गया। लेकिन इसका क्रेडिट कोच को जाएगा ना, बिल्कुल प्लानिंग करके उसकी हिकमत अमली, उसकी मनसूबाबंदी वो बहुत मानी रखती है किसी भी कोच की। और आपने देखें कि ये तमाम उसमें मैचेस में दोनों का अगर तकाबुल करें आप इन टीमों का, तो वाकई इसमें स्पेन का जो कोच था उसकी शानदार हिकमत अमली थी, जिसका नतीजा फतह की सूरत में सामने। अच्छा, इन्फेंटिनो जो है वो इटालियन है, वो प्रेसिडेंट है फीफा का। आप क्या देखते हैं कि उस मतलब जिस तरीके से वो प्रेसिडेंट ट्रम्प के साथ था, सेलिब्रेशन में भी फिर उनको इन्फेंटिनो बीइंग द प्रेसिडेंट ऑफ फीफा अपने मुल्क में क्यों नहीं फुटबॉल को प्रमोट कर पा? ये यूएफए के जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं। इसके बाद ये इनका सेकंड टर्म है। 2027 को मार्च में इलेक्शन हो गए। इससे पहले रवांडा में इलेक्शन हुए थे 2023 में। तो अनअपोजिटली जो है ये प्रेसिडेंट मुंतखब हुए, इनके सामने किसी ने नॉमिनेशन भी सबमिट नहीं किया है। तो अब उम्मीद ये जो वर्ल्ड कप में जो वाकयात सामने आए, देखें बिगाड़ा कहाँ हुआ है, वो रेड कार्ड जो अमेरिका के खिलाड़ी का रेड कार्ड वापस लेना। और किसके सामने मैच है आपको पता है? सबसे मजबूत बॉडी, एक तो फीफा खुद मजबूत, दूसरा उसकी मजबूत जो एफिलिएट जैसे हमारा एफसी है, तो वहाँ यूएफए जो फुटबॉल का गढ़ है, फुटबॉल की मंडी है। अब यूएफए की बॉडी और ला लीगा के प्रेसिडेंट वोल्बरी बिल्कुल क्लियर होकर कह दिया कि ये पार्टी बन रहे हैं डोनाल्ड ट्रम्प के साथ, ये बिल्कुल वो ट्रम्प टावर इस तरीके से को बहुत से स्कैंडल सामने आ रहे हैं, ये इनको बिल्कुल मुखालफत करेंगे। नेक्स्ट इलेक्शन में जो लगता है यूएफए से कोई और दूसरा जो है नुमाइंदा हो वो मुंतखब करेंगे और उसको फीफा का सदर बनाएंगे। सही, इस पर हम मजीद बात करेंगे। प्रोग्राम में एक और ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद औरंगजेब शामिर और ज़ैगम अब्बास के साथ दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। फुटबॉल के हवाले से गुफ्तगू हो रही है। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज़। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में आपको खुशामदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं आलमी कप फुटबॉल टूर्नामेंट के हवाले से। अब अगला जो साइकिल है उसमें तो 3 ममालिक हैं, जिसमें स्पेन है, मराकेश है और पुर्तगाल है। तो आप क्या समझते हैं कि वो जिस तरह से अब बहुत कम हुआ है कि 3 ममालिक में इस मरतबा हुआ है, पहली मरतबा या दूसरी मरतबा हुआ है जब 3 ममालिक में वर्ल्ड कप खेला गया, तो उस वर्ल्ड कप को आप कैसे देखते हैं? स्पेन पर तो बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा। उस वक्त जो बातें की जा रही है, जो चहमगोइयाँ चल रही है कि 64 टीमें होंगी नेक्स्ट वर्ल्ड कप, अभी 48 थी, और इसमें सख्त मुखालफत करने वाली साउथ अमेरिका है और कतर ने मुखालफत की है कि इससे फुटबॉल का स्टैंडर्ड गिर जाएगा, फुटबॉल का स्टैंडर्ड ऊपर नहीं होगा और इससे क्लब फुटबॉल को काफ़ी नुकसान पहुंचेगा। यहाँ आपने देखा आज जो है ना 64 टीमें थी, 48 टीमें थी, लेकिन हो क्या रहा था आपको पता है? 2-3 दिन बाद मैचेस आ रहे थे हर टीम के। तो आपने देखा फाइनल में अर्जेंटीना की प्लेयर्स के 2 हैमस्ट्रिंग इंजरी की भी शिकायत है। लेजेंड्रो मार्टिनेज इनके मेन डिफेंडर थे और वो बाहर चले गए। एम्बापे के भी बहुत से ऐसे खिलाड़ी है, 120 मिनट का दौरानिया और 2 दिन बाद अगर मैच आपका आए तो आप और फाइनल तक रसाई हासिल करने वाली टीमें अमूमन स्टार प्लेयर होते हैं। फाइनल में तक वो टीमें रसाई करती हैं जिनके टॉप क्लब में खेल रहे थे, जैसे स्पेन के बार्सिलोना, रियल मैड्रिड में खेल रहे थे। लेकिन ये है कि इनके डिस्पोजल में खिलाड़ी बहुत थे। 26 खिलाड़ी जो थे, इनमें से जो तकरीबन खिलाड़ी इधर टॉप के प्लेयर थे। आपने देखा फरान टोरेस ने अपने वर्ल्ड कप का वाहिद गोल किया है, यानी स्पेन ने 7-8 मैच जीतकर फाइनल तक रसाई हासिल किया और इस खिलाड़ी ने 1 गोल स्कोर किया। इससे पहले माइकल मोरिनो ने सुपर सब की ऐसे गोल किए थे, यानी डिस्पोजल इनका मजबूत था। अब वो टीमें कहाँ जाएंगी जो सेमीफाइनल क्वार्टर फाइनल तक, जैसे मोरक्को की टीम है, इस्माइल सैबरी इंजर्ड हो गए। मैं कहता हूँ इस्माइल सैबरी के इंजर्ड होने की वजह से मोरक्को की टीम को नुकसान उठाना। तो ये जो टीमें बढ़ेंगी
और दौरानिया बढ़ेगा, वर्ल्ड कप का जो टाइम बढ़ेगा, जो दिन बढ़ेंगे, तो इससे बहुत से ऐसे शिकायत सामने इंजरी के अलावा फिर इससे जो महंगे तरीन जो खिलाड़ी है, जाहिर सी बात है हैमस्ट्रिंग इंजरी 2 महीने लेती है, तो प्लेयर को रिकवर करने में काफी टाइम लगता है, तो इससे क्लब नुकसान उठाएगा। तो इस यूएफए की बॉडी ये सवाल उठा रही है। आप कैसे देखते हैं कि जिस तरीके से अभी तजवीज़ है कि टीमों की तादाद 64 कर दी जाए 48 से, और अभी 48 टीमों का तो तजुर्बा हुआ, उसको आप कैसे देखते हैं? बहुत से ऐसे ममालिक थे जिनको कोई नहीं जान रहा था जो आए वर्ल्ड कप में, और कैप डिवर्डी उसका आप देख लें कि गोलकीपर वजीना जिस तरीके से, तो आप समझते हैं कि 68 टीमों के साथ टूर्नामेंट जो है कामयाबी की तरफ गामजन हो सकेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। ज़ाहिर है कि उसका जो मेयार है, ज़ाहिर है आपको पता है कि जो क्वालिफाइंग राउंड होते हैं दुशवार तरीन, बड़ा सख्त तरीन मराइल होते हैं कि तकरीबन 3, साढ़े 3, 4 साल चलते हैं। उसके बाद फिर ये टीमें जो है मुंतखब होकर आती हैं। तो ज़ाहिर है कि उसका अपना एक मेयार था, लेकिन एक बात ज़रूर है कि शायद हमें इससे ये उम्मीद लगती है कि शायद हो सकता है कि अगर हम पाकिस्तान भी मेहनत करें तो शायद इन 64 टीमों में आने वाले बोल तो कह रहे हैं कि लियारी में आएंगे वो फुटबॉलर, आपने सुनी उनकी कि मैं फलाने को लेकर आऊँगा। कैसे आप देखते हैं क्या, किस तरह समझ लो इकबाल भाई, जगहसाई करने वाली बात है। एक लियारी जहाँ रातों रात जो तमाशाई 25-30 हज़ार लड़के आके मैच देखते हैं, आप स्क्रीन लगा के उनको एंगेज कर रहे हैं। दूसरी तरफ एक तो मसाइल के अंबार तो वैसे भी लगे हुए हैं, ठहराएंगे वो अलग है। अब उसी इलाके के फुटबॉलर बेरोजगार हैं, आपको इस चीज़ का पता नहीं, और आप वर्ल्ड कप चलाने की बात करते हैं। मैंने जैसे प्रोग्राम में मेंशन किया यार, वर्ल्ड कप क्वालिफाई राउंड खेलने वाले, एशिया कप खेलने वाले लड़के लियारी के अंदर, आपके लियारी के अंदर, मैं मली और बल्दिया टाउन की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ लियारी की बात कर रहा हूँ। गरीब लड़के बेरोजगार हैं और नाने शबीना को मोहताज हैं, और माजी के अगर तरफ नजर दोहराते हैं तो लेजेंडरी फिगर कसम पुरसी की हालत में दुनिया से रुखसत हो गए, और नुमाइंदों की बातें ये जगहसाई वाली बातें हैं सारे। आप पार्लियामेंट में भी उनकी बातों को भी पार्लियामेंटेरियन कंटिन्यू करके वर्ल्ड कप, यार उनके नोटिस में तो है नहीं, आप लियारी के नुमाइंदे, आपको पता होना चाहिए। आप सिर्फ एक एहसान कर दें लियारी वालों पर, सिंध हुकूमत से एक रिक्वेस्ट कर दे, फीफा को आप बाद में लेटर लेके सिंध हुकूमत को, वजीर आज़म मुराद अली शाह से कह दे भाई 5 डिपार्टमेंट टीमें जो बंद हैं उनको खोल दे, 100-150 लड़के लग जाएंगे, समझ लो, हम समझ लें कि वर्ल्ड कप चल गया। बिल्कुल, इसने सिंध प्रीमियर लीग भी कराई थी, और जो सबके सामने जो स्कैंडल सुपर लीग के नाम से, और वो बहुत ही बुरा हाल था। इस पर हम मजीद बात करेंगे, एक ब्रेक ले रहे हैं, और ब्रेक के बाद दोबारा अपने दोनों मेहमानों के साथ आपको ज्वाइन करेंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में हम अपने दोनों फुटबॉल के मेहमानों के साथ आपको खुशामदीद कहते हैं। साबिक इंटरनेशनल फुटबॉलर औरंगजेब शामिर और फुटबॉल तजियाकार ज़ैगम अब्बास। लेकिन हम औरंगजेब से पूछते हैं, लोग पूछते तरीका बताएं, पाकिस्तान कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं? तरीका वेरी सिंपल है, उज़्बेकिस्तान के आप फार्मूले को अडॉप्ट कर दें। कैसे? उन्होंने उज़्बेकिस्तान सुपर लीग करवाया, वहाँ पर 3.5 करोड़ की आबादी, हमारे यहाँ क्या लीग होती है, हमारे यहाँ एक सुपर लीग करवाया, उसके बाद कंटिन्यू गए, सारे मिसमैनेजमेंट और करप्शन के भी केसेस सामने आए। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को सिंपली डोमेस्टिक लीग करवाना चाहिए। एक प्रीमियर लीग भी तो हुई थी, पाकिस्तान प्रीमियर लीग। पाकिस्तान प्रीमियर लीग तो 12-13 हुए हैं, वो तो हमारी खेल भी फुटबॉल टीम चैंपियन रही है, पाकिस्तान वापडा रही है, केरल रही है, और हमने पाकिस्तान प्रीमियर लीग जीतने के बाद AFC पाकिस्तान में नुमाइंदगी। कैसे जाए पाकिस्तान फुटबॉल? अगर डोमेस्टिक ढांचे को आपको मजबूत करने होगा। उसके बाद पहला स्टेप क्या होगा? पहला स्टेप यही होगा, देखिए आप सबसे पहले आपके पास जो है इंटरनेशनल तर्ज के स्टेडियम होने चाहिए, कम से कम हमारे 4 से 5। किसको हरा के आगे जाए AFC? हमें पहले डोमेस्टिक लीग में हमारे जो चैंपियन जो टीम होती है, पहले वो जो है ना, जैसे हम लोग भूटान से खेले, साउथ एशिया की टीम है उनसे खेलते हैं, इंडिया की टीम है, श्रीलंका की टीम है, फिर ये फर्स्ट मरले से आप जाएंगे, फिर खलीज की टीम है जैसे बहरीन है, सऊदी अरब है, फिर इनकी टीमों से आप खेलते हैं AFC कप जो कहते हैं, फिर वहाँ से फुटबॉल कॉन्फेडरेशन जो हमने खेला है। और बाकी पाकिस्तान के प्रमोशन की बात करते हैं, अभी 4 साल 8 साल 12 साल का तो नहीं, अब 20 साल का फिर भी मैं कह सकता हूँ, वो भी मुश्किल है, लेकिन अगर नेक नियति हो और वाकई जेन्युइनली वो कंसर्न है कि वर्ल्ड कप जो है पाकिस्तान को खेलना चाहिए। 64 टीमें पार्टिसिपेट होने जा रही है, फीफा के काउंसिल का इजलास होगा, इसमें ये चीज़ डिसाइड होगा कि 64 टीमें होंगी नहीं होगी। तो फिर अगर पास हो गया है कानून, देखें सबसे पहले तो अब बात करते हैं तो इमारात जैसी टीम, इकबाल बेग साहब, कितना डोमेस्टिक लीग इनका मजबूत है, 90 के बाद वर्ल्ड कप नहीं खेला है। इटालिया की टीम वर्ल्ड चैंपियन है, 3 वर्ल्ड कप खेली, लेकिन कदर बेहतर हो, थोड़ा रिजल्ट बेहतर आना शुरू करे, डोमेस्टिक ढांचे को मजबूत करना चाहिए। आपकी क्या राय है सवाल है? मैं तो ये बिल्कुल इस बात से इत्तेफाक करूँगा, और चलते जाते मैं चाहता हूँ कि आप ख़ास करके जो एक्सप्रेस चैनल और उसकी रवां आप इकबाल बेग साहब और ख़ास करके आपकी टीम जो है, जिस तरह खेलों के तरक्की और फ़रोग में फुटबॉल के लिए तजवीज़ बताएं सर, उसमें मैं यही कह रहा हूँ कि देखें, अगर
हमारी मिसाल मौजूद है, हमारी नेबरिंग कंट्री, हम आज इस वक्त फीफा रैंकिंग इंडिया कहाँ खेलता है वर्ल्ड कप? नहीं वर्ल्ड कप नहीं खेलता, लेकिन सर उसने प्रीमियर लीग तो उसने शुरू करी और बड़ी शानदार कामयाब हुई है, बहुत कामयाब उसके फ्रेंचाइज लीग है ना। हाँ फ्रेंचाइज लीग है, लेकिन उससे काफी उसके हमारे होनी चाहिए, हमारी भी ख्वाहिश है सर, वो भी कदर है। देखिए मैं आपसे एक बात कहता हूँ, टैलेंट 196 पर दोबारा आ गए। देखिए टैलेंट की बात करते हैं, ऑन द रिकॉर्ड आज भी इस बात पे ऐसे पाकिस्तानी कायम के हमसे बेहतर, हमारे पास बेहतर टैलेंट मौजूद है इंडिया के पास। अगर हमारी फुटबॉल तसलसल से साथ चले और क्लबों पर इन्वेस्टमेंट किया जाए, डोमेस्टिक लीग को मजबूत किया जाए, हम बहुत आगे जा सकते हैं। इस नेबरिंग कंट्री से हमने अफगानिस्तान को अभी आ रहा है, अफगानिस्तान हमसे फीफा रैंकिंग में बेहतर है। वहाँ तो वहाँ के खिलाड़ी वो जर्मन में लीग खेल रहे हैं, हम तो हमारा लीग ही अभी तक रिसीव नहीं हुआ, 10 साल से लीग रिसीव नहीं हुआ है। यानी टैलेंट आपके पास है, आपके पास सिर्फ मैनेजमेंट का इशू है। और जेन्युइनली जो लोग कंसर्न रखते हैं फुटबॉल का, वो अगर आए तो चलाएं फुटबॉल को, तो बहुत बेहतरी हो सकती है। मोहसिन गिलानी साहब तो बड़ा एंटोराज लेकर गए थे, लेकिन सारा खर्चा तो सुना कि फीफा की तरफ से होता है। देखिए ये जो यूनाइटेड नेशन के ऑफिस में मेंटल हेल्थ का जो इजलास हुआ, सीधी सी बात है, जो बातें करनी चाहिए। यहाँ पर मेंटल हेल्थ किसका इशू है? खिलाड़ी का इशू है कि खिलाड़ी के मेंटल हेल्थ के वहाँ सारे एग्जीक्यूटिव बॉडी कांग्रेस के मेंबर गए हैं, कोई भी एक्स खिलाड़ी ओब्लाइज किया गया उनको। ये बस मोहसिन गिलानी इसका जवाब बेहतर अंदाज में दे सकते हैं। आप क्या समझते हैं कि जो इजलास जिस तरह से हो रहा है, अब पाकिस्तान के लिए आप क्या तजवीज़ पेश करेंगे लीग की? जी देखिए लीग की, और उसका भी है कि उसके मल्टीपल बेनिफिट भी हासिल होंगे। देखिए जब खेल प्रमोट होगा, फुटबॉल प्रमोट होगी, तो एक अच्छा टैलेंट सामने आएगा। कहाँ से लाएंगे? अरे सर स्पॉन्सर जब ये इंशाल्लाह अगर ये खुद कोशिश करेंगे तो सब कुछ 90 के अशरे में हाफिज सलमान बट मरूम जो थे वो लेकर आए थे, लीग हुई थी उन्होंने। साहब वो स्पॉन्सर लाया था, आपको याद होगा आपने, क्योंकि आप वही क्लब भी चलाते थे वो, आपको ना प्रिंट मीडिया के दौर से जर्नलिस्ट, आपको सब पता है। ये उस्मान बलोच ले आए थे, ये स्पॉन्सर लाया था उस्मान बलोच जो ऑर्गेनाइजर थे मलीर के। हाफिज सलमान बट का दौर था और अब्बास बलोच भी इनके साथ थे। फिर उन्होंने उस्मान बलोच को साइड लाइन किया और वो लाए, वो एक ही लीग का 2 लीग करने के बाद भाग गई। 1.5 करोड़ रुपए वो लाए थे, उस दौर की बात है, 90s की। हाँ 90s की। अब आपके पास कितने प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, क्रिकेट को आप हमारे देख लेना, आप PSL करवाते हैं, कितना स्पॉन्सर आपके पास आता है। क्यों फुटबॉल में क्यों नहीं आ रहा? फुटबॉल में अच्छे लोग आ जाए तो स्पॉन्सर तो तैयार बैठी है। ज़ेब खान जैसा शख्स आपके साथ काम करने के लिए तैयार है। ज़ेब जैसा बंदा आपके पास है जो अपने एक्सपर्टीज देना चाहता है, और उसके पास प्रोग्राम भी है, एक लीग बिल्कुल तैयार, उसके पास सेटअप। रोड़े अटकाए जाते हैं, लोगों को आने नहीं दिया जाता है। यहाँ पर हमारे सबसे पहले देखो, हमारे पास वो मैार के ग्राउंड भी तो आज भी KPT ग्राउंड है, बुरा हाल है स्टेडियम में, उनका हाल ही बुरा है। आखिरी एक जुमला बताइए, क्या ये जो आप इसकी तजवीज़ से इत्तेफाक करेंगे? और बिल्कुल मैं इसलिए इत्तेफाक करूँगा कि सबसे पहला जो स्टेप है वो ये है कि फुटबॉल के ग्राउंड जब मैसर होंगे, जब भी जाहिर है कि उससे जो है शौक पैदा होगा। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया औरंगजेब शामिर, बहुत बहुत शुक्रिया ज़ैगम अब्बास साहब। इसके साथ ही एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज की ये एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुँची। इंशाल्लाह ज़िंदगी ने वफ़ा की तो अगले शो में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्ज़ा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।